8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिससे 86,000 लोग मौत के मुंह में धकेले गए। 1 लाख से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और तकरीबन 35 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि 1960 में वाल्दीविया में 9.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिससे तकरीबन 20 लाख लोग बेघर हो गए और हज़ारों लोग मारे गए थे। बेडरूम से भागने की कोशिश कर रहे थे, सीढ़ियों पर पैर नहीं पड़ रहे थे, इतनी तेज सीढ़ियां हिल रही। हर एक चेहरे पे खौफ था, एक्सट्रीम खौफ। अल्लाह अकबर की आवाज़ें, कलमा शरीफ की आवाज़, ऐसे लोग पढ़ रहे थे। आज सिर्फ जापान के अंदर ही हर साल 1500 से ज़्यादा बार ज़लज़ले को एक्सपीरियंस किया जाता है, लेकिन जापान ने इससे बचने के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अर्थक्वेक क्यों आता है, इसके पीछे की साइंस को जानेंगे और हाँ, साथ में हम इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे। आखिर में हम ये भी जानेंगे कि अर्थक्वेक से कैसे बचा जाए। तो चलें फिर इस अमेजिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारी ज़मीन कोई एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 20 टुकड़ों से बनी हुई है और ये टुकड़े लगातार हिलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्लो मूव करते हैं, जिसको हम महसूस नहीं कर पाते। हर पीस को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है। चलें अब हम इसकी हिस्ट्री को भी पढ़ लेते हैं। 1570 में अब्राहम ओटिलियस ने पहला मॉडर्न वर्ल्ड अटलस बनाया। अटलस बनाने के कुछ अरसा बाद ओटिलियस ने कुछ नया खोज निकाला। वो पहले इंसान थे जिनको अटलांटिक के दोनों सिरे किसी जिग्सा पजल का हिस्सा लगे। बाद में उन्होंने लिखा कि दोनों अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से टूटकर अलग हुए हैं, मगर इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जब तक कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट मीटरोलॉजिस्ट ने साइंटिफिक तरीके से इसको प्रूव करने के लिए एविडेंस इकट्ठा नहीं किए थे। अल्फ्रेड वैगनर वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा ले रहे थे, मगर वो जल्द ही जख्मी हो गए। जब वो एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे तो उन्होंने अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर दी। इससे कुछ साल पहले वैगनर को अपने यूनिवर्सिटी में एक पेपर मिला था। वैगनर ये जानकर हैरान हो गए कि फन की जो स्पीशीज खत्म हो गई थी, इसके फॉसिल्स अटलांटिक के दोनों सिरों पर देखने को मिले। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि एक ही डायनासोर का फॉसिल 2 मुख्तलिफ जगहों पर मिला। उस टाइम के साइंसदानों का ख्याल था कि उनके दरमियान कभी लैंड ब्रिजेस मौजूद थे, जिससे जानवर समंदर के उस पार चले गए। ये ब्रिज बाद में पानी में डूब गए थे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी था जिस पर वैगनर ने सोचा कि इस टाइम के साइंसदानों की सोच बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक सवाल आया कि कोई जानवर एक कॉन्टिनेंट को पार करके भला दूसरे में क्यों जाएगा, और चट्टानों की एक जैसी पैटर्न वाली लेयर ब्राजील और साउथ अफ्रीका में क्यों मिलती है। अल्फ्रेड वैगनर ने नतीजा निकाला कि इस पहेली का एक ही जवाब है। जमीन पर कभी एक बड़ा और एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया का नाम दिया गया। बट वैगनर की थ्योरी को दूसरे जियोलॉजिस्ट ने बकवास बताया। वो अपनी पुरानी थ्योरी लैंड ब्रिज वाली पर ही कायम रहे। इनका सवाल था कि भला एक कॉन्टिनेंट कैसे मूव कर सकता है। वैगनर के पास इसका कोई जवाब न था। इनका जमकर मजाक उड़ाया गया। इनको साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। इसके बावजूद वो अपनी बात सच साबित करने के लिए सख्त मेहनत करते रहे। इसके लिए वे बहुत ही खतरनाक जगहों पर गए। एक दिन इनको पता चला कि इनके कुछ दोस्त बर्फ में फंस गए हैं। उनकी मदद के लिए जाते वक्त वो तूफान में रास्ता भटक गए। जब वो 50 साल के हुए तो हार्ट फेलियर की वजह से इनकी मौत हो गई थी। 1952 का साल था और मरी थार्प अपने जियोलॉजी के डिपार्टमेंट में अपने साथियों को किसी तरह से बर्दाश्त कर रही थी। इनकी जियोलॉजी और मैथमेटिक्स की डिग्री इनके साथियों की नज़रों में बेकार थी। 1953 में मैरी ने अटलांटिक ओशन के मिडल में रिफ्ट वैली को डिस्कवर किया, जिसकी लंबाई तकरीबन 10,000 माइल्स थी। लेकिन तब इनकी बात को गर्ल टॉक कहकर डिसमिस कर दिया गया। कई साल बाद मैरी और ब्रूस ने टेबल लाइट पर समंदर में अर्थक्वेक का नक्शा अपने रिफ्ट वैली वाले नक्शे के ऊपर रखा तो पता चला कि सारे जलजले इसी रिफ्ट वैली से आते थे। ये वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करने के लिए पक्का सबूत था। इन दोनों ने मिलकर अर्थ का पहला मैप बनाया, जिसमें रिफ्ट वैली का भी नक्शा था। जमीन के सेंटर में एक आयरन कोर है,
इसके चारों ओर एक बड़ा और पिघले आयरन से बना हुआ खोल है। इसको चारों तरफ से जो हिस्सा ढके रखता है इसको मेंटल कहते हैं और ऊपर की सरफेस को क्रस्ट कहते हैं, जिस पर आप, मैं और बाकी जानवर रहते हैं। ये इतनी ही मोटी है जितना सेब का छिलका होता है। जमीन के सेंटर में जो कोर है वो बहुत ही गर्म है, तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जबकि हमारे सन के सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन सन के कोर का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, तकरीबन 1.5 करोड़। जमीन के कोर से बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीट रिलीज होती है। ये हीट ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करती हैं। ये हीट पहले मेंटल को गर्म करती है और जो पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और जो हिस्सा ठंडा होता है वो नीचे की तरफ आता है। एक्चुअली में जब कोई चीज़ गर्म होती है तो वो लेस डेंस होती है और जो कोल्ड होती है वो हाई डेंस होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो मेंटल गर्म होता है वो कम डेंस हो जाता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जो मेंटल ठंडा है वो ज़्यादा डेंसर होने की वजह से नीचे की तरफ डूब जाता है, जिससे लाइट मेंटल ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर कन्वेक्शन करंट बन गया है। इनकी वजह से प्लेट्स मूव करती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ती हैं तो अर्थक्वेक आता है। जल्जला जहाँ से शुरू होता है इसको हाइपोसेंटर कहा जाता है और जहाँ वो ज़मीन की सतह पर होता है इसको कहा जाता है एपीसेंटर। हाइपोसेंटर जहाँ पर एनर्जी की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि तमाम डायरेक्शंस में मूव करती हैं। ये एनर्जी वेव्स ट्रैवल करते हुए अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं, जहां पर शेकिंग होती है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। जल्जले 3 तरह के होते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री, यहाँ एक प्लेट जल्जले के दौरान दूसरे के ऊपर आ जाती है। माउंटेन्स भी इन्हीं की वजह से फॉर्म होते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, जिससे मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास से फिसल जाती हैं, जिसको स्ट्राइक स्लिप भी कहा जाता है। जल्जला आने की सूरत में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप घर में हैं तो आप अपने गर्दन और सर को कवर करें हाथों की मदद से और किसी मेज़ या फिर बेड के नीचे जाकर छुप जाएं। भारी फर्नीचर और विंडोज से दूर रहें। अगर आप किसी ऊंची इमारत में हैं तो जल्जला आने की सूरत में अपने हाथों से सर और गर्दन को कवर करें और बैठ जाएं और किसी सेफ जगह जाने की कोशिश करें। अगर आपको कोई शेल्टर नहीं मिल रहा तो कम से कम विंडो से तो दूर ही रहें। इस पोजीशन में रहने से आप अपने ऑर्गन्स को सेफ रख पाएंगे। ये आपकी ज़िंदगी भी बचा सकता है। अगर आप बाहर सड़क या किसी मैदान में हैं तो करीबी किसी बिल्डिंग या घरों में जाने से इज्तनाब करें। टाल बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिक टावर्स वगैरह से दूर रहें। अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी में ही रहें। अपनी गाड़ी की रफ्तार को स्लो करें और बाहर हरगिज़ ना निकलें। अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था तो सबसे पहले आप चेक करें कि कोई गैस तो लीक नहीं हो रही और इलेक्ट्रिसिटी और गैस को बंद कर दें और देखें कि कोई दीवार, छत या फर्नीचर वगैरह गिरने वाला तो नहीं है। मैं नहीं चाहता आपके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ करें ज़ल्ज़ले में आप अब मलबे के नीचे आ गए हैं, तो इस सूरत में आप देखें कि आप हरकत कर सकते हैं, आपकी बॉडी सही सलामत है या नहीं। और अगर आपको किसी तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लोगों की या मशीनों की, तो आप चिल्लाना शुरू कर दें या फिर सीटी बजाएं। आप जहां हैं वहीं रहें और अपनी बॉडी को ज़्यादा हरकत ना दें। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। हम जल्दी मिलेंगे।